मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछले क्लास में हम लोगों ने मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, दोनों की परिभाषाएं क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, इन सारी बातों पर हम लोगों ने गहनता से अध्ययन किया। इस कक्षा में आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, मेथड्स क्या हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तत्पश्चात शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां क्या है। टॉपिक लिख देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां मेथड्स स्टडी मेथड्स भी बोल सकते हैं इसको। स्टडी मेथड्स लिख देते हैं। स्टडी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अध्ययन विधियां क्या हैं? मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की दो अध्ययन विधियां हैं। पहली जो विधि है उसे हम कहते हैं आत्मनिष्ठ विधि, और दूसरी जो विधि है उसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि यानी सब्जेक्टिव मेथड, और वस्तुनिष्ठ विधि ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ये शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्यतः दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, और इन दोनों विधियों के अनेक भेद बताए गए। जैसे पहली जो विधि है आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव मेथड, इसके दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन है? आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा है गाथा वर्णन विधि। लिख देते हैं। मुख्य रूप से दो विधियां हैं, और ए में कहते हैं ए आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड। और दूसरी जो विधि है बी, उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ये दो विधियां हैं। अब
आत्मनिष्ठ जो विधि है एक, उसके दो भाग हैं, यानी उसके अंतर्गत दो तरह की विधियां आती हैं। पहली विधि है आत्मनिरीक्षण विधि, सेल्फ इंस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण विधि। और दूसरी जो विधि है वो है गाथा वर्णन विधि, गाथा वर्णन विधि। व्याख्या इसमें किया जाता है, एक्सप्लेनेशन में। तो दो तरह की मुख्य रूप से विधियां हैं। पहली विधि जो है आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि है क्या? बहुत आसान है। आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत व्यक्ति जो भी क्रियाकलाप करता है उसका निरीक्षण वह स्वयं अर्थात अपने आप ही करता है। अपने किए हुए कार्यों का अपने से निरीक्षण करना क्या कहलाता है? आत्मनिरीक्षण विधि। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को दोषपूर्ण बताया कि मनुष्य अपने से जो बहुत सारे जो कार्य करता है उसमें बहुत सारी गलतियां भी हो सकती है जो उसके पकड़ के बाहर हो जाती है। बहुत सारी गलतियों को वह स्वयं नहीं पकड़ सकता, जो इस विधि का दोष बताया गया है। लेकिन हम लोग इतना जाने कि आत्मनिरीक्षण विधि में व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले व्यवहार या कार्यों का उसी व्यक्ति द्वारा स्वयं निरीक्षण करना ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है। ओके। दूसरी बात, दूसरा जो वर्णन है गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन, इसमें क्या होता है कि बालक के हम समस्या का अध्ययन करते हैं कि बालक की समस्या क्या है, और उस समस्या का अध्ययन करने के लिए हम उस बालक से भी पता लगाते हैं, उस बालक के मित्र मंडली से पता लगाते हैं कि बालक शुरू से कैसे जीवन व्यतीत करता था, कब सोकर उठता था, कहाँ रहता था, कितने देर पढ़ता था, कितने देर खेलता था, अर्थात उसकी दिनचर्या क्या थी। इन सारी जानकारियों को उसके मित्र मंडली से, उसके माता पिता से, उसके अभिभावक से, उसके आस पड़ोस से, उसके विद्यालय से हम पता करते हैं कि क्या ये जो बालक के अंदर जो समस्या दिख रही है, इस समस्या की जड़ में क्या है, और उस जड़ का पता लगाकर हम उसकी समस्या का समाधान करते हैं। तो ये है दूसरा गाथा वर्णन विधि। ये एक के अंतर्गत दो विधियां याद भी हो जाएगा। पहला है आत्मनिष्ठ विधि और दूसरा है गाथा वर्णन विधि। ओके। अब हम लोग चले बी में, वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। कौन कौन, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लिख देते हैं आपको श्यामपट पर। इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां, जैसे है पहला प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। दूसरा है निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। तीसरा है जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि। चौथा है उपचारात्मक विधि, उपचारात्मक विधि।
पांचवा है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि। छठवां है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि। सातवां है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि इधर लिख देते हैं। सात के बाद आठवां जो है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि। नौवां परीक्षण विधि। परीक्षण विधि। दसवां प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि। 11 मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि। 12 विभेदात्मक विधि। विभेदात्मक विधि। और 13 जो है उसका नाम है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार, इंटरव्यू, साक्षात्कार विधि। ये विधियां हैं, दोनों समझ गए। पहली विधि जो है आत्मनिष्ठ विधि, उसके दो ही भाग हैं, आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि। और दूसरा जो वस्तुनिष्ठ विधि है उसके 13 भाग बताए गए हैं। 13 भाग कौन कौन से हैं? पहला प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। दूसरा निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। तीसरा जीवन इतिहास विधि, हिस्टोरिकल मेथड, लाइफ हिस्टोरिकल मेथड। चौथा उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। पांचवा विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। छठवां मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड। सातवां तुलनात्मक विधि, कंपेरिजन मेथड। आठवां सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिक्स मेथड। नौवां परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। 10वां प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनेयर मेथड। 11 मनोभौतिकी विधि, साइकोफिजिकल मेथड। 12 विभेदीकरण विधि, डिस्क्रिमिनेटिव मेथड। और 13 साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। ये हैं 13 विधियां जो वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा इस पर कर लेंगे। बहुत ही देखने से ही आप इसकी व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। ये घबराने 13 बिंदु देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। इन्हीं विधियों के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब बहुत आसान है। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि जो साइकोलॉजी पढ़े होंगे वे देखे होंगे कि मनोविज्ञान में बहुत सारे प्रयोग हुए और उन प्रयोगों के परिणाम को शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने अध्ययन किया था पिछले क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत। तो प्रयोगात्मक विधि में हम लोगों ने पढ़ा है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया संबंधवाद। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक हैं
उनका है उद्दीपक अनुक्रिया संबंधवाद। एक थ्योरी है, उन्होंने प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया। स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शनिज्म, उनके थ्योरी का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया संबंधवाद। स्टिमुलस माने उद्दीपक, रेस्पॉन्स माने अनुक्रिया, और कनेक्शनिज्म माने संबंधवाद। इन्होंने थ्योरी दिया। पॉलाव ने थ्योरी दिया, वो भी मनोवैज्ञानिक है। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, पॉलाव का क्लासिकी अनुबंधन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। कंडीशनिंग माने अनुबंधन, कंडीशनिंग। इसी तरह स्किनर, वो भी विद्वान मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भी दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट थ्योरी। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों के नाम दिए हैं। तो प्रयोगात्मक विधि के द्वारा इस शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आसान हो जाता है। ये मुख्य विधि है प्रयोगात्मक विधि। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, विभिन्न विद्वानों ने प्रयोगात्मक विधि की व्याख्या अपने अपने ढंग से किया है। थर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पॉलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया। ऐसे ऐसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक विधि के सहारे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन गहनता से किया है। दूसरा है निरीक्षण विधि। इसमें बालक की समस्या का निरीक्षण किया जाता है। क्या समस्या है, और समस्या को देखकर उसके कारण का पता लगाया जाता है। उसके समस्या के निरीक्षण द्वारा, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आंखें लाल लाल है, तो हम, और जोर जोर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति गुस्से में है। तो उसके निरीक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है। तो निरीक्षण विधि भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। तीसरा है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास, इसमें हम बालक का लेखा जोखा तैयार करते हैं। बालक का शुरू से, बालक से कैसे पूरी दिनचर्या का, पूरे जब से उसका जन्म हुआ उस समय से पूरे हिस्ट्री को हम लोग पूरा लेखा जोखा एक जगह तैयार करते हैं, और उसके आधार पर उसकी समस्या को समझते हैं और उसके इतिहास को समझते हैं, और तब उसके समाधान का उपाय ढूंढते हैं। तो उसका जीवन का इतिहास क्या है। चौथा है उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि के द्वारा बालक के आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर किया जाता है। बालक की समस्या क्या है और उसकी समस्या को पूरा करने के में कौन कौन सी जटिलताएं आ रही हैं, उन जटिलताओं का समाधान करके बालक को किस हद तक मदद पहुंचाई जा सकती है, इन सारी बातों का अध्ययन हम इस विधि के अंतर्गत करते हैं। यह है उपचारात्मक विधि, उपचार करना, क्लिनिकल मेथड। पांचवा है विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। विकासात्मक विधि में हम लोग बालक के विभिन्न स्तरों के विकास, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भिन्न भिन्न स्तरों के विकासों का गहनतापूर्वक अध्ययन करते हैं, और तब पता लगाते हैं कि बालक के विकास में कहाँ अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है। शारीरिक विकास में अवरुद्ध है कि सामाजिक विकास में अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है कि सांवेगिक विकास में अवरुद्ध हो रहा है। संवेग क्या है ये भी जान लीजिए। सामाजिक तो आप जान गए। संवेग जैसे भय करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, डाह करना, द्वेष करना, ये सारे जो शब्द हैं वो संवेग के शब्द हैं। तो बालक के विकास अर्थात शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, सभी क्षेत्रों में मानसिक विकास, सभी क्षेत्रों के विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उसका हल ढूंढा जाता है। यह विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। छठवां है मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक विषय, मन का विश्लेषण करना। इसमें क्या होता है
कि देखिए, मन की अवस्थाएं जो है अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। तो अर्धचेतन स्वप्न अवस्था, चेतन जागृत अवस्था है, और अचेतन जो हम लोग भूल जाते हैं बहुत, माने क्या कहें, जो एकदम अंदर माने वर्षों पहले घटित हो चुकी है, जिसको हम प्रयोग में नहीं लाते, एकदम अंदर अचेतन मन में चली जाती है, जिसको हम रोज के दिनचर्या से भूल जाते हैं, अचेतन। तो इसमें क्या होता है मनोविश्लेषण में, बालक के अचेतन मन की अतृप्त इच्छाएं, जो इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हुई है, उसका हम पता लगाते हैं, और उस अचेतन मन के, उसके बाद अचेतन मन में अतृप्त इच्छाओं का बालक का पता लगाकर उसकी समस्या, या तो उसके समस्या को मार्गांतरित करते हैं या उसके समस्या को हल निकालते हैं। इस तरह से उस बालक की समस्या का हम लोग समाधान करते हैं। इसलिए यह विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सातवां है तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन। इस किसका कंपैरिजन? कंपैरिजन दो व्यक्तियों का कंपैरिजन करते हैं, क्लास में दो बालकों का कंपैरिजन करते हैं, दो समूह ले लेते हैं, दो समूह का कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस क्लास को हम पढ़ा रहे हैं उसके दो सेक्शन हैं, तो दोनों क्लास के हम कंपैरिजन करते हैं कि किस क्लास में बच्चे अधिक गणित में अच्छे अंक पा रहे हैं, किस क्लास में बच्चे अंग्रेजी में अच्छे अंक पा रहे हैं, किस क्लास में बच्चे साइंस में अच्छे अंक पा रहे हैं, किस क्लास में सोशल साइंस में अच्छे पा रहे हैं। तो तुलनात्मक, हम दो व्यक्तियों या दो समूहों का तुलना करके हम यह पता लगाते हैं कि किस ग्रुप में कमजोरियां हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो यह विधि भी इंपॉर्टेंट है, तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट है, आठवां में हम लोग आ गए सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिक्स मेथड। ये क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है? तो जो भी हम तुलना करते हैं, जैसे जो रिसर्च करते होंगे या जो रिसर्च की प्रक्रिया जाने होंगे कि क्या होता है, अनुसंधान। तो रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें भी हम लोग तुलना करते हैं। दो ग्रुप ले लेते हैं, आइटम एनालिसिस करते हैं, उसका पद विश्लेषण करते हैं, समस्या लेते हैं, पद विश्लेषण करते हैं, या डाटा लेते हैं, उसका हम लोग डाटा लेकर के क्या करते हैं, सांख्यिकी विधि से उसको हम लोग तुलना करते हैं। सांख्यिकी विधि जैसे मीन निकाल करके, मीडियन निकाल करके, एसडी निकाल करके, कोरिलेशन निकाल करके, जो सांख्यिकी पढ़े होंगे, नहीं तो इससे जान लीजिए कि सांख्यिकी विधि के द्वारा जो हम लोग दो व्यक्तियों या दो समूहों का जो तुलना करते हैं, हम इसी के द्वारा पता लगा लेते हैं कि कौन सा ग्रुप अच्छा है और कौन सा ग्रुप कमजोर है, और दोनों को किस तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उस तरह की मार्गदर्शन की हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो यह विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आठवां है परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। बहुत सारे टेस्ट के द्वारा बालक की क्षमताओं का, बालक की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। आपने सुना होगा कि बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, आपने सुना होगा व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, इस तरह बहुत सारे टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण, एटीट्यूड टेस्ट, तो विभिन्न कई टेस्ट बने हैं, और टेस्ट मानक के अनुरूप बनाए जाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड किए जाते हैं। जो रिसर्च करते हैं उनको मालूम है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। हम लोग अभी इतना जाने कि विभिन्न प्रकार के टेस्ट, जो बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, सबका जो परीक्षण के द्वारा बालक के अंतर्निहित क्षमता का हम लोग पता लगाते हैं, और हम उसी के आधार पर उसकी आगे के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं और उसकी समस्याओं के समाधान करते हैं। 10वां है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड। इसमें क्या होता है, जो मनोवैज्ञानिक है वो कुछ प्रश्न तैयार करता है, बालक के स्तर के अनुरूप वह कुछ प्रश्नों को तैयार करता है, और उन प्रश्नों को बालक के
घर पर भेज देता है। पहले भेजने में डाक का सहारा लिया जाता था, अन्य किसी माध्यम के। आज कल तो भेजना भी आसान है, मोबाइल है, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी सूचनाएं भेज देते हैं। मोबाइल है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज़ें आज जो मीडिया के द्वारा बहुत आसान हो गया है। फिर भी हम लोग क्या करता है मनोवैज्ञानिक कि विभिन्न प्रश्नों को विभिन्न छात्रों के स्तर के अनुरूप तैयार करके उनके आवास पर भेज देता है, और वह छात्र उसका उत्तर तैयार करके उस परीक्षक के पास, उस मनोवैज्ञानिक के पास भेज देते हैं, और उसके आधार पर बालक का पता चल जाता है कि बालक में क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान किस हद तक किया जा सकता है। यह है प्रश्नावली। 11 है मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी साइकोफिजिकल, इसके अंतर्गत बालक के शरीर तथा मन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। कुछ जो देखे होंगे क्लास में, कुछ शिक्षक जो थोड़ा भेदभाव बरतते हैं। शिक्षक को भेदभाव नहीं बरतना चाहिए, ये कमजोरी है शिक्षक की। कुछ शिक्षक कुछ छात्रों को या कुछ गिने चुने छात्र को प्रश्रय दे देते हैं, तो क्या होता है, और जो शेष छात्र हैं उन पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है तो जिससे वो कुंठित होने लगते हैं, उसमें हीनता की भावना आने लगती है, उस अध्यापक के प्रति भी निराशा की भावना आने लगती है, उनके द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु के प्रति भी निराशा की भावना आने लगती है, जिससे बालक को समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मनोभौतिकी विधि में बालक के मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, और तब उनकी समस्या का पता लगाकर उसका समाधान किया जाता है। अब हम चलते हैं विभेदात्मक विधि। विभेदात्मक विधि, डिस्क्रिमिनेटिंग मेथड, भेद करना, दो बालकों में भेद करना, दो समूहों में भेद करना। और इसको हम कैसे भेद, इस विधि के प्रयोग में हम और भी कई विधियों का सहारा लेते हैं। अगर किसी एक विधि से भेद स्पष्ट नहीं हुआ, बराबरी आ रहा है दोनों ग्रुप में, तब हम दूसरा विधि अपना करके उन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हैं। उन दोनों व्यक्तियों, बालकों, समूहों के अंतर को हम विभिन्न विधियों का सहारा भी लेकर हम उसके अंतर को स्पष्ट करते हैं। इसलिए यह विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट है 13 साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार, हम क्या करते हैं कि बालकों का इंटरव्यू भी लेते हैं, मौखिक परीक्षा जिसको हम लोग जानते होंगे, मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार लेते हैं, और जिस विषय पर, जिस विषय वस्तु पर, जिस पाठ्यक्रम पर हम साक्षात्कार लेते हैं, जिस उद्देश्य से हम साक्षात्कार लेते हैं, उससे जुड़े कुछ प्रश्नों को हम अपने घर पर ही पहले तैयार कर लेते हैं। कुछ प्रश्नों को हम वहीं पर, जहां हम साक्षात्कार लेते हैं, वहीं पर तैयार कर लेते हैं, तत्काल वहीं पर कर। कुछ हम लोग पहले तैयार किए रहते हैं, लेकिन और कुछ वहीं पर उसी में जोड़ लेते हैं। 3 तरह के साक्षात्कार के प्रश्न होते हैं। साक्षात्कार के प्रश्न 3 तरह के, कौन कौन? पहला जो विधि जो घर पर हम तैयार करते हैं, उसको हम बोले संरचित विधि। संरचित, और जो हम आधा तैयार किए, आधा वहीं तैयार करते हैं आमने सामने, अर्ध संरचित विधि। और तीसरा है जो पूरा का पूरा हम घर से कुछ नहीं तैयार करके आए, पूरा का पूरा हम वहीं गढ़ लेते हैं प्रश्न और वहीं बालक से पूछ लेते हैं, उसको बोलते हैं असंरचित विधि। तो साक्षात्कार के प्रश्न 3 तरह से गठित किए जाते हैं, और उन साक्षात्कार का प्रश्न पूछकर छात्रों से उत्तर जानकर उसकी समस्या का पता लगाते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट विधि है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए, एक शिक्षक को, चाहे वह किसी भी तरह का शिक्षक हो, किसी भी विषय का शिक्षक हो,
मनोवैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम बेस जाने कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों जुड़ गया, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है, क्योंकि शिक्षा भी व्यवहार में परिवर्तन करती है, मनोविज्ञान भी व्यवहार परिवर्तन है, तो व्यवहार परिवर्तन करता है। तो दोनों की जोड़ मानव व्यवहार है। तो अब दोनों जुड़ गए, शिक्षा मनोविज्ञान, तो उसकी हम पूरा स्टडी कैसे करेंगे? पूरा स्टडी और ये दो विधि से करेंगे, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि के ये दो भाग, आत्मनिरीक्षण और गाथावर्णन, और वस्तुनिष्ठ विधि के 13 भाग, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, परीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, मनोभौतिकी विधि, विभेदात्मक विधि और साक्षात्कार विधि। ये है मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। अब हम लोग इसके आगे वाला भाग लेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, एरिया ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का मार्कर सूख जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र, एरिया ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र तो बहुत आसान है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। 3 बिंदु कौन कौन? पहला बिंदु है शिक्षार्थी, लर्नर जिसको कहते हैं, लर्नर स्टूडेंट जैसे। तो पहला बिंदु है शिक्षार्थी। दूसरा बिंदु है वह है अधिगम प्रक्रिया, अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। और तीसरा जो बिंदु है उसका नाम है अधिगम परिस्थिति, लर्निंग सिचुएशन। ये 3 जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बहुत आसान है। पहला लर्नर, जिसको हम लोग अधिगमकर्ता कहते हैं, शिक्षार्थी कह सकते हैं, विद्यार्थी कह सकते हैं, लर्नर। 3 बिंदु चल नहीं रहा है। पहला है शिक्षार्थी, दूसरा है अधिगम प्रक्रिया, और तीसरा है अधिगम परिस्थिति, पहला है शिक्षार्थी, इसको हम बोल सकते हैं लर्नर।
अधिगम प्रक्रिया, इसको हम लोग बोल सकते हैं लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस। और तीसरा जो है अधिगम परिस्थिति, लर्निंग सिचुएशन। सिचुएशन, ये तीन बिंदु। अब शिक्षार्थी कौन है? शिक्षार्थी कौन है? आसान है। शिक्षार्थी से तात्पर्य उस व्यक्ति, उस बालक या उस वर्ग विशेष से है जिसको दृष्टिगत रखकर शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। जो भी शैक्षिक क्रिया हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, शिक्षण संस्थाएं हो, कोचिंग संस्थाएं हो, जो भी है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, जो भी हम आयोजन करते हैं तो उसमें हम शिक्षार्थी को मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं कि उसकी अधिगम क्षमता बढ़ानी है। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो शिक्षार्थी से तात्पर्य क्या है? उस बालक या उस व्यक्ति या उस वर्ग विशेष से है जिसको दृष्टिगत रखकर शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। दूसरा है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत शिक्षार्थी अपने को पाता है। क्योंकि एक शिक्षार्थी को, एक लर्नर को इस अधिगम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कैसे गुजरना पड़ता है? तो वह सूचनाएं एकत्रित करता है, चाहे टीचर द्वारा पढ़ाई गई बातें हो, किताब से स्वयं अध्ययन करके हो, टीवी रेडियो से सुनकर हो, जैसे भी है, पुस्तक पढ़कर हो, जैसे भी है, तो क्या करता है कि सूचनाएं एकत्र करता है, संप्रत्यय की रचना करता है, कंसेप्ट को क्लियर करता है। ये संप्रत्यय, तो सूचना एकत्र करता है, संप्रत्यय की रचना करता है और मूल्यांकन की क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। तो यानी कहने का मतलब अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षार्थी अपने को पाता है, वह सूचनाओं को ग्रहण करता है, संप्रत्ययों की रचना करता है और मूल्यांकन की क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। वह है अधिगम प्रक्रिया। और तीसरा जो बिंदु है अधिगम परिस्थिति, लर्निंग सिचुएशन। अधिगम परिस्थिति से तात्पर्य उस परिस्थिति से है जिसमें ऊपर वाले ये दोनों बिंदु घटित होते हैं। शिक्षार्थी को भी इससे गुजरना पड़ता है और अधिगम प्रक्रिया को भी इससे गुजरना पड़ता है। परिस्थिति पर दोनों ही निर्भर करते हैं। तो अगर नकारात्मक परिस्थिति है तो कैसे सकारात्मक परिस्थिति बनाई जाए, ये समाज का, शिक्षक का, माता पिता का, सबका, विद्यार्थी का, सबका काम है। तो अधिगम परिस्थिति दोनों पर, शिक्षार्थी पर भी और अधिगम प्रक्रिया पर भी, दोनों पर प्रभाव डालती है। यह अधिगम परिस्थिति दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की, समीपस्थ और दूरस्थ। समीपस्थ यानी तत्काल इसका प्रभाव, तत्काल प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कक्षा गृह, क्लासरूम जिसको बोलते हैं, क्लासरूम में, वाचनालय, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम में, वाचनालय, पुस्तकालय, इसमें इसके प्रत्यक्ष उदाहरण कहे जाएंगे। और दूरस्थ, दूरस्थ जो है जिसमें अधिगम कार्य परोक्ष रूप से सौंपे जाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं, उसके परिणाम दूरगामी होते हैं, बाद में उसका परिणाम दिखने लगता है, तत्काल नहीं दिखता। तो ये अधिगम जो परिस्थिति है दो तरह की, समीपस्थ जो तत्काल दिखने लगती है, प्रत्यक्ष रूप में अधिगम कार्य सौंपे जाते हैं, और दूरस्थ जिसके परिणाम बाद में दिखते हैं, यानी परोक्ष रूप में
अधिगम कार्य सौंपे जाते हैं। तो मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्र जो है वह मुख्य रूप से 3 है। मुख्य रूप से 3 है। पहला है शिक्षार्थी, दूसरा है अधिगम प्रक्रिया और तीसरा है अधिगम परिस्थिति। इन तीनों को अगर हम एक साथ मिला दें तो कुछ बिंदु ऐसे और स्पष्ट हो जाते हैं इसके अंतर्गत ही। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की रुचियों एवं अरुचियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्य का मूल्यांकन भी किया जाता है। शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्य की प्रभाविता का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारी विधियां, इसके अलावे छात्रों में समंजनशीलता का अध्ययन किया जाता है। छात्रों में व्यक्तित्व विकास का अध्ययन किया जाता है। छात्रों की बुद्धि का अध्ययन किया जाता है। बहुत अधिगम क्षमता का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सभी पॉइंट्स इन 3 क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं। कौन कौन क्षेत्र हैं? पहला लर्नर, दूसरा लर्निंग प्रोसेस और तीसरा लर्निंग सिचुएशन। ये है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। अब शिक्षक का रोल भी बहुत होता है, क्योंकि शिक्षक मनोवैज्ञानिक होता है। जो भी सिलेबस बनता है, शिक्षक के मनोवैज्ञानिक भाव को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग कोर्स के पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, क्योंकि एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक होता है। शिक्षक पूरी शैक्षिक प्रक्रिया को आयोजित करने में एक कार्यकर्ता का कार्य करता है, एक एजेंट का कार्य करता है। पूरी शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावी एवं कुशल कैसे बनाया जाए, इसके लिए शिक्षक उचित वातावरण, उचित माहौल तैयार करता है। शिक्षक को प्रतिदिन ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बालक को प्रभावित करते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं, संस्था को प्रभावित करते हैं, अभिभावक को प्रभावित करते हैं। इसलिए निर्णय ले सकना और उसका क्रियान्वयन सही ढंग से कर सकना, ऐसी क्षमता का विकास एक कुशल शिक्षक में अवश्य होनी चाहिए। तभी वह शिक्षक उचित ढंग से अपने अधिगमकर्ता में सकारात्मक भाव को जागृत कर सकता है। तो एक शिक्षक की भूमिका ज्ञान, बुद्धि, कौशल, शिक्षा के ऐसे 3 क्षेत्र हैं जिसमें निपुण बनाने के लिए बालकों को शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोगों ने सुना होगा शिक्षा मनोविज्ञान, हमने बताया था पहले कि शिक्षा की जड़ भारत में है। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान, हम लोग विज्ञान कह रहे हैं कि विज्ञान विकास कर रहा है। पहले भी हमारे अपने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया जाए तो भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी हम यह कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पहले एक पुष्पक विमान था। अभिमंत्रित शस्त्र थे जो आह्वान करने पर चलते थे। अपने योग बल से योगी आकाश गमन कर सकता था। एक योगी राज दरबार के सम्मान की वस्तुएं अपने मंत्र से उत्पादित कर सकता था, बना सकता था।
तो पहले भी इसका प्रतिफल रहा है। इतनी शक्ति थी यहाँ के शिक्षा प्रणाली में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है और यह भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान इसकी पुष्टि भी करता है। हमारे यहाँ बहुत पहले से ही पुष्पक विमान थे, आकाश गमन करते थे। पशु धड़ पर या मानव धड़ पर पशु धड़ जोड़ा जा सकता था। देखते थे गणेश जी को, गणेश जी में हाथी का सूंड कैसे जुड़ गया। तो मानव धड़ पर पशु धड़ जोड़ा जा सकता था। माने बहुत पहले यहाँ अपने तपोबल से कहिए या जोगी अपने योग बल से कहिए, इन सारी विज्ञान वाली विकास को बहुत पहले से यहाँ हमें हमारे पूर्वजों को देखने को मिला है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति भी वैज्ञानिक है। और ये भी ध्यान देना है कि बालक शिक्षित जरूर हो। हर व्यक्ति, हम एक शिक्षक के नाते हमें खोज कर कस्बों में, गांव में, टोला में, जहां भी हो, शहर के पिछड़े इलाकों में जहां भी हो, हमें अशिक्षित का पता लगाएं और उसको कैसे शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ा जाए, ये हमारे शिक्षक बंधु का कार्य है। हमारे जो पुपिल टीचर्स हैं उनके माध्यम से ये कार्य कराए जाएं, क्योंकि और उनमें सही शिक्षा का भाव जगाया जाए, उन्हें सही एवं उपयुक्त शिक्षा दी जाए। क्योंकि अगर सही एवं उपयुक्त शिक्षा दी जाएगी